नमस्कार। 9 टाइप तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 10वें टाइप स्टार्ट करते हैं। 10वें टाइप में क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। किसी ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, 70% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता है, तो बताइए ऑफिस में कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें इसके बेसिक जो चीज़ें हैं उसके बारे में सही से समझना पड़ेगा। तो पहले इसमें बेसिक समझ लेते हैं इसका। मान लीजिए 9 व्यक्ति हैं, A, B, C, D, E, F, G, H और I। ये 9 व्यक्ति हैं। इनमें से कुछ तो चाय पीते हैं, कुछ कॉफ़ी पीते हैं और कुछ दोनों पेय पीते हैं। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए चाय पीने वाले हैं इसमें A, B, C, D और E। कॉफ़ी पीने वाले हैं इसमें D, E, F, G और जो बाकी बचे हैं वे कोई भी पेय पदार्थ नहीं पीते। कोई पेय न पीने वाले वे हैं H और I। अब देखिए, ये टोटल व्यक्ति कितने थे? 9। टोटल 9 है ये। अगर हम यहां पर देखें तो 5 ये है, 4 ये है और 2 ये है। 5 और 4 9 और 2 11। तो टोटल यहां पर 11 व्यक्ति हमें दिखा रहा है, जबकि व्यक्ति कितने हैं? 9। यहां पर टोटल 9 है और हमें दिखाया कितना गया है? यहां पर 11। तो यहां पर यहां की तुलना में 2 व्यक्ति ज्यादा क्यों हैं? अब इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, ये जो 2 व्यक्ति ज्यादा हैं इसमें, वो इसके कारण आ रहे हैं क्योंकि DE यहां पर भी है और DE यहां पर भी है। अगर ये सिर्फ चाय पीते, कॉफी न पीते, तो 5 2 7 और 2 9, तो 9 कंप्लीट हो जाते। या फिर ये केवल कॉफी पीते, चाय ना पीते, तो 3 4 7 और 2 9, अभी भी ये 9 ही रहते। लेकिन ये दोनों जगह काउंट हो रहे हैं, इसलिए ये एक बार ज्यादा काउंट हो रहे हैं। इसलिए ये जो 2 व्यक्ति हैं इसमें एक्स्ट्रा आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि टोटल 9 थे लेकिन आ रहे हैं 11। तो ये जो 2 ज्यादा आ रहे हैं ना, ये वे व्यक्ति है जो चाय में भी काउंट हो रहे हैं और कॉफी में भी काउंट हो रहे हैं, यानी कि ये चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। बात समझ में आ गई? अगर हम इन तीनों की कैटेगरी अलग अलग बनाएं, केवल चाय वाले, अगर हम केवल चाय वाले देखें तो केवल चाय वाले कौन कौन से हैं इसमें? A, B, C, D और E तो नहीं है क्योंकि ये तो कॉफी पी रहे हैं। तो केवल चाय वाले कौन से हैं हमारे? A, B और C। केवल कॉफी वाले की अगर हम बात करें तो केवल कॉफी वाले कौन से हैं? केवल कॉफी वाले हैं F और G, क्योंकि D, E ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं। तो F और G हो गए। अगर हम बात करें दोनों पेय पीने वालों की, पेय पीने वाले, तो दोनों पेय पीने वाले कौन से हैं? DE, क्योंकि ये यहां पर भी है और यहां पे भी है, तो ये दोनों पेय पीने वाले हैं DE। अगर हम बात करें दोनों पेय न पीने वाले, दोनों पे न पीने वाले कौन से हैं? H और I। H और I ये ऐसे व्यक्ति हैं जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, हमने इन सब की कैटेगरी अलग अलग कर दी है। अगर हम अब टोटल काउंट करेंगे तो ये 9 ही आएंगे। 3 2 5 2 7 और 2 9। ये बात समझ में आ गई? इसमें एक चीज और पूछ ली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए केवल एक पेय पीने वाले, तो केवल एक पेय पीने वाले कौन से इसमें? अब देखिए, इसमें पेय पदार्थ का नाम नहीं दिया कि चाय वाले हैं या कॉफी वाले, ऐसा कुछ नहीं बोला। बस हमें वे व्यक्ति जानने हैं इसमें जो सिर्फ एक पेय पीते हैं, चाहे वो चाय पीते हो या कॉफी पीते हो। अब देखिए, एक पेय पीने वाले कौन से हैं? ये है A, B, C, क्योंकि ये केवल चाय पीते हैं, कॉफी तो नहीं पी रहे। तो एक पेय पीने वाले ये हैं A, B, C।
अगर हम बात करेंगे एफ और जी की, तो ये भी एक पे पीने वाले हैं, क्योंकि ये केवल कॉफी पीते हैं, चाय तो नहीं पीते, तो ये भी केवल एक पे पीने वाले हैं, एफ और जी। तो केवल एक एक पे पीने वाले कौन से हैं? ए, बी, सी और एफ, जी, ये है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये है, एक एक पे न पीने वाले, तो एक एक पे न पीने वाले कौन है? अब आप बताइए, एक एक पे पीने वाले, न पीने वाले कौन है? तो एक एक पे न पीने वाले भी यही है, ए, बी, सी, एफ और जी। इसको आप ध्यान से समझिए, एक एक पे न पीने वाले यानी कि जो एक एक पे नहीं पी रहा है, यानी कि जो एक एक पे छोड़ रहा है। अब एक एक पे छोड़ने वाले कौन है? यही तो है। अब देखिए, ए, बी, सी केवल चाय पीते हैं, कॉफी तो नहीं पी रहे, तो इसका मतलब एक पदार्थ ये छोड़ भी रहे हैं। इसी तरह से कॉफी, इसकी बात करेंगे अगर मान लीजिए एफ और जी की, तो ये केवल कॉफी पी रहे हैं, चाय तो नहीं पी रहे, तो एक पदार्थ पीने वाले भी हैं और एक पदार्थ छोड़ भी रहे हैं। भाई कॉफी पिए तो चाय छोड़ दी, चाय पिए तो कॉफी छोड़ दी। तो एक एक पे पीने वाले भी यही हैं और एक एक पे न पीने वाले भी यही हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम, तो किस तरह से बनाएंगे वो चीज समझ लीजिए। वेन डायग्राम एक तरह से लिस्ट होती है, मान लीजिए चाय वालों की है और ये कॉफी वालों की लिस्ट है। अब देखिए, इसमें कौन आएगा? इस वाले गोले में वही आएंगे जो चाय पीते होंगे, और इस वाले गोले में कौन आएगा? इसमें वो आएंगे जो कॉफी पीते होंगे। लेकिन यहां पर जो ये ओवरलैप हुआ है, ये वाला जो खाना है ये कॉफी वाले में भी आ रहा है और ये चाय वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब इसमें वही व्यक्ति होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पिएंगे। अब देखिए, इसके हिसाब से हम कैटेगरी को चेंज इसमें डिवाइड करते हैं। ए, बी, सी ये केवल चाय पीने वाले हैं और चाय पीने वाला ये है, लेकिन ये जो खाना है ना, ये वाला, इतना ये वाला, तो ये जो है केवल चाय पीने वालों का है। तो केवल चाय पीने वाले कौन से हैं? ए, बी और सी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये जो है खाना, ये केवल कॉफी पीने वालों का है। तो कॉफी पीने वाले कौन से हैं? ये एफ, जी। तो ये जो बचा है ये किनका है? दोनों पे पीने वालों का। तो दोनों पे पीने वाले कौन से हैं? दोनों पे पीने वाले हैं डी और ई। ये है दोनों पे पीने वाले। क्लियर है बात? अब इसमें एच और आई जो दोनों पे नहीं पीते, वो कहां रखें? यहां रखे, यहां रखे, कहां रखे? तो आप एक बात समझिए, ये जो लिस्ट बनी है, ये जो वेन डायग्राम बना है, ये चाय या कॉफी पीने वालों की है, ना पीने वालों की लिस्ट नहीं बनाई जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर इनका जो नाम है वो इन लिस्ट में नहीं होगा, तो इन लिस्ट से बाहर होगा, यानी कि एच और आई को हम बाहर रखेंगे। ये बात समझ में आ गई? केवल चाय वाले, केवल कॉफी वाले, दोनों पे पीने वाले और दोनों पे न पीने वाले कहाँ होंगे? बाहर। तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। किसी ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं। मान लीजिए टोटल जो कर्मचारी है ऑफिस में वो 100 है, क्योंकि परसेंटेज की कैलकुलेशन 100 पर इजी हो जाती है, इसलिए हमने 100 मान लिया है। इसमें वेन डायग्राम बना लेते हैं। एक तो है चाय वाला और एक है कॉफी वाला। किसी ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो ये चाय पीने वाले 60% है, टोटल 100 है, 100 का 60% कितना होता है? 60। अब ये जो 60 है ना, ये टोटल चाय पीने वाले हैं। कभी आप इसे समझो कि ये केवल चाय पीने वाले हैं और इसे यहां पर रख लो, ये यहां पे नहीं आएंगे, ये टोटल कर्मचारी है जो चाय पीते हैं, यानी कि ये सारे के सारे 60 हैं। 70% कर्मचारी कॉफी पीते हैं, तो 100 का 70% कितना होता है? 70। तो 70% हो गए या 70 हो गए चाय पीने वाले, ये हो गए टोटल 70। यदि ऑफिस का प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई पेय पदार्थ अवश्य पीता है,
तो बताइए ऑफिस में कितने प्रतिशत कर्मचारी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं। यानी कि सारे के सारे जो कर्मचारी है वे कोई ना कोई पेय पदार्थ जरूर पीते हैं। 100 के 100 यानी कि पीने वाले हैं। अब ये हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, 60 तो हो रहे हैं चाय पीने वाले और 70 हो रहे हैं कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, पीने वाले 130। हमारे हिसाब से पीने वाले हो रहे हैं 130 और उसके हिसाब से पीने वाले कितने हैं, 100 है। तो ये ज़्यादा कितने आ रहे हैं, 30। और ये 30 से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये वही 30 व्यक्ति हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो ये दोनों पे पीने वाले हैं, इसलिए ये इसमें भी काउंट हो गए हैं, इसमें भी काउंट हो गए हैं और उतने ही ये ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ज़्यादा की तो 30 है और वे क्या है, दोनों पे पीने वाले, तो वे कहाँ आएंगे, यहाँ पर। अगर हम इनके अलग अलग कैटेगरी बनाएं, यानी कि केवल चाय पीने वाले, तो हम देखो कैसे बनाएंगे। 60 चाय पीने वाले हैं, इसमें से 30 ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो केवल चाय पीने वाले कितने बचे, इस 60 में से ये 30 हटा देंगे कॉफ़ी वाले, तो केवल चाय पीने वाले कितने बचते हैं, 30। इसी तरह से कॉफ़ी पीने वाले टोटल कितने हैं, 70। और इसमें से 30 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं, तो वे चाय वाले अगर हम हटा देंगे तो केवल कॉफ़ी वाले बच जाएंगे। तो कॉफ़ी वाले कितने आते हैं, 40। अब देखिए हमने सबकी कैटेगरी अलग अलग कर दी है, इसमें कोई ऐसा तो व्यक्ति है नहीं है जो दोनों पे न पीता हो, तो वे है नहीं। तो जो भी है सब पीने वाले हैं। तो 30 तो हो गए केवल चाय वाले, 30 हो गए दोनों पे पीने वाले और 40 हो गए केवल कॉफ़ी पीने वाले। तो टोटल कितने हो गए, 30 और 30 60 और 40 100। बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में उसने क्या कहा, एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, 50% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए तथा 30% छात्र दोनों में पास हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। तो टोटल हम इसमें मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट है परीक्षा में वो 100 है। इसमें 2 सब्जेक्ट की बात की गई है, मैथ की और फिजिक्स की। तो 2 के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, मैथ और फिजिक्स। 60% छात्र गणित में पास हुए हैं, तो टोटल तो 100 है, 100 का 60% कितना होता है, 60। तो 60 हुए हैं गणित में पास, तो वे यहां रखेंगे। ये केवल गणित में पास नहीं है, ये गणित में पास है, यानी कि टोटल है ये इतने। 50% छात्र भौतिक विज्ञान में पास हुए हैं, तो 100 का 50% कितना होता है, 50। तो 50 कहाँ पे भौतिक विज्ञान में पास है, ठीक है, वे रखे जाएंगे यहाँ पर। आगे उसने क्या कहा, 30% छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो 100 का 30% कितना होता है, 30। तो 30 ऐसे छात्र हैं जो मैथ में पास है और फिजिक्स में पास है, तो वे कहाँ रखे जाएंगे, बीच में, क्योंकि ये जो ओवरलैप हुआ है ये दोनों में आता है, तो 30 रखा जाएगा यहाँ पर। अब हमें बताना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी कैटेगरी अलग अलग चेंज कर देंगे, यानी कि इनकी कैटेगरीज में इसे डिवाइड कर देंगे हम। टोटल 60 जो है गणित में पास है, इसमें से 30 ऐसे हैं जो फिजिक्स में पास है, तो केवल गणित में पास कितने रह गए, इस 60 में से 30 घटा देंगे, तो 30 ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें 50 पास है, लेकिन इन 50 में से 30 ऐसे हैं जो मैथ में पास है, तो केवल फिजिक्स में पास कितने होंगे, इस 50 में से 30 घटा देंगे हम, तो कितना बचा, 20। तो 20 तो ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स में पास है, 30 ऐसे हैं जो केवल गणित में पास है और 30 ये ऐसे हैं जो दोनों में पास है। तो पास होने वाले कितने होंगे, 30 30 60 और 20 80। तो 80 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है, चाहे वो मैथ हो या फिजिक्स हो या दोनों सब्जेक्ट पर पास है। लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने थे, 100 में से ये 80 है, तो बाकी 20 कहाँ गए। उन 20 का इन लिस्टों में नाम क्यों नहीं, उन 20 का इन लिस्टों में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि ये पास होने वाली लिस्ट है, जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास होंगे, लेकिन उनका नाम इसमें नहीं है। इसका मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो 20 ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। अब ये कितने परसेंट बैठता है, टोटल छात्र कितने थे, 100 में से 20 है ये, और 100 से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक परसेंटेज में ही होता है।
तो हम कह सकते हैं कि 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों की। हम 64वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। टोटल हमें बताना कि कितने छात्र हैं जो हिंदी बोलते हैं। तो इसमें हमें अपनी संख्या मानने की जरूरत नहीं है, इसने दिया है कि टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 60। अब इस 60 में से 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो केवल अंग्रेजी वाले कौन से हैं, 30%। तो 60 का 30% कितना होगा। अब एक जीरो किसी भी संख्या के पीछे से हम हटा देते हैं तो वो उस संख्या का 10% बन जाता है। तो 10% कितना हो गया, 6। तो 6 को 3 गुना करेंगे, 6 18। तो 30% कितना आएगा, 18। तो 18 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले हैं 20%। तो 60 का 20% कितना होगा, 10% हो जाएगा 6। तो 20%, 6 दूनी 12। तो 12 छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी जो छात्र बचे हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसका मतलब 18 और 12 कितने होते हैं, 30। 60 में से 30 अगर ये हटा देंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 30 ही बचेंगे। तो 30 छात्र इसका मतलब ऐसे हैं जो इंग्लिश तो बोलते ही हैं, साथ में हिंदी भी बोलते हैं, यानी कि दोनों विषय, दोनों जो भाषाएं हैं वे बोल सकते हैं। अब हमें बताना क्या है, इसमें हमें बताना है कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी देखिए 12 छात्र बोलते हैं, लेकिन ये जो 30 छात्र है ये भी हिंदी बोलते हैं। इंग्लिश तो बोलते हैं, हिंदी भी तो बोल रहे हैं। क्वेश्चन में हिंदी बोलने वालों की बात की है, तो हिंदी ये भी बोलते हैं और हिंदी ये भी बोलते हैं। तो टोटल कितने छात्र हो गए, ये 42। तो 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। क्लियर है बात। अब हम 65वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा किसी परीक्षा में 55% छात्र गणित में पास हुए तथा 50% छात्र अंग्रेजी में पास हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए। तो इसमें भी हम टोटल छात्र मान लेते हैं कि टोटल छात्र हैं 100, क्योंकि परसेंटेज की बात है। अब इसमें 2 सब्जेक्ट है, गणित और अंग्रेजी। तो दोनों के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम बनाने से क्या होता है, हमें एक तो पारदर्शिता मिलती है और हमें सही से समझ में भी आ जाता है कि करना क्या है। तो इसमें एक तो है सब्जेक्ट मैथ और एक है इंग्लिश। 55% छात्र गणित में पास हुए। ये केवल गणित नहीं है, ये गणित है, यानी कि गणित में पास होने वाले टोटल छात्र कितने हैं, 55%। तो 100 का 55% कितना हो गया, 55। तो 55 ऐसे हैं जो गणित में पास हैं। 50% छात्र अंग्रेजी में पास है। तो 100 का 50% कितना होगा, 50। तो अंग्रेजी में पास कितने हैं, 50। ये टोटल छात्र, केवल अंग्रेजी में पास होने वाले नहीं है। जो अंग्रेजी में टोटल पास है ना, जो हर मतलब दूसरे सब्जेक्ट में हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजी में जरूर है पास, तो वे कितने हैं, 50। आगे उसने क्या कहा, यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो 20% ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हो गए, यानी कि पास हुए ही नहीं। अब ये जो लिस्ट है, वेन डायग्राम जो हमने बनाई, ये पास होने वाले हैं, लेकिन ये जो 20% है ये फेल होने वाले हैं। तो इसका मतलब उन 20% का जो 20% जो व्यक्ति हैं, स्टूडेंट है, वे इसमें कहीं नहीं आएंगे, इन लिस्टों में उनका नाम नहीं होगा। तो उसे हम क्या रखेंगे, अलग। कभी आप उठा के यहाँ पे रख दो, ये दोनों विषय में पास होने वाले हैं, क्योंकि ये भी पास वाला है, ये भी पास वाला है। तो ये है दोनों विषय में पास होने वाला, लेकिन ये है दोनों विषय में फेल, तो इसे हम क्या रखेंगे, अलग। तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो ये अलग हम हटा देंगे, क्योंकि ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है। आगे उसने क्या कहा, तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। अब देखिए, इन 100 में से 20 तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल है, तो बाकी कितने बचे हैं, 80। तो 80 छात्र ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर पास है, चाहे वो मैथ में हो या अंग्रेजी में हो या दोनों सब्जेक्ट में हो, लेकिन पास होने वाले 80 ही है, क्योंकि 20 तो ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल है, वह हमने हटा दिए। तो ये जो टोटल है ये 80 होने चाहिए अब,
लेकिन ये हो कितने रहे हैं, 55 और 50 कितने होते हैं, 105। तो ये 105 हो रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए थे, 80। तो ये कितने ज़्यादा आ रहे हैं, 25 ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये 25 ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये 25 वही छात्र हैं जो मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास है, ये दोनों सब्जेक्ट में पास है, इसलिए ये दोनों जगह काउंट हो रहे हैं। तो दोनों विषय में पास होने वाले कितने आ रहे हैं, 25। बात समझ में आ गई आप लोगों के। और हमें यही बताना है कि दोनों विषय में पास होने वाले कितने हैं। तो 100 में से 25 ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास है, तो परसेंटेज में भी कितना होगा, ये 25% होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि केवल गणित में पास होने वाले कितने हैं, तो गणित में पास होने वाले 55 हैं, लेकिन इनमें से 25 ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है। तो केवल गणित में पास होने वाले कितने हैं, इसमें से 25 घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 30। ऐसे ही अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, 50, लेकिन केवल अंग्रेजी में पास होने वाले कितने हैं, इस 25 में से, इस 50 में से 25 घटा देंगे, क्योंकि ये 25 ऐसे हैं जो इंग्लिश मैथ में भी पास है। तो ये हटाएंगे तो बाकी कितने बचे, 25। तो ये ऐसे हैं जो केवल गणित इंग्लिश में पास हुए। बात समझ में आ गई आप लोगों की। 66वां क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय हैं, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 104 परिवार है, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है। देखिए इसमें रियल संख्या तो दी है 104, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम अपनी संख्या मान सकते हैं 100, और उससे कैलकुलेशन करके बाद में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए टोटल मान लीजिए 100 परिवार है गांव में, इसमें से कुछ के पास तो है गाय और कुछ के पास है भैंस। अब इसमें से देखिए उसने बोला है कि 60% परिवारों के पास गाय हैं। टोटल परिवार है 100, इसमें से 60% कितना बैठता है, 60। तो 60 के पास गाय हैं। ठीक है, ये केवल गाय वाले नहीं है, इनके पास गाय है ना। कभी आप समझो कि केवल गाय वाले और उसे उठा के यहाँ पर, तो ये टोटल है। इनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास भैंस हो। ठीक है, भैंस वाले इसमें कितने हैं, 30%। 30% के पास भैंस है, तो 100 का 30% कितना होता है, 30। तो ये कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर। ये 30 ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, गाय भी हो सकती है इनमें से कुछ के पास। ठीक है, आगे उसने क्या कहा, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों हैं। तो 100 का 15% कितना होता है, 15। तो 15 ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है, तो वे कहाँ आएंगे, यहाँ पर, क्योंकि ये जो खाना है ये गाय वालों में भी आ रहा है और भैंस वालों में भी आ रहा है। तो ये 15 यहाँ पे रखे जाएंगे। क्लियर है बात। अब देखिए हम क्या करते हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। केवल गाय वालों की देखिए, केवल गाय कितने परिवारों के पास है, 60 परिवारों के पास गाय है, लेकिन इनमें से 15 ऐसे हैं जिनके पास भैंस भी है। तो केवल गाय वाले कितने हैं, इन 60 में से 15 घटा देंगे, कितना बचता है, 45। तो 45 ऐसे हैं जिनके पास गाय है। अब भैंस वाले कितने हैं, 30, लेकिन इन 30 में से 15 ऐसे हैं जिनके पास गाय भी है। तो केवल भैंस वाले कितने हैं, इन 30 में से 15 घटा देंगे, तो बाकी कितने बचेंगे, 15। तो 15 परिवार ऐसे हैं जिनके पास केवल भैंस है। ये बात समझ में आ गई। तो कितने परिवार हैं जिनके पास कोई ना कोई पशु जरूर है। देखिए 45 तो गाय वाले हैं जिनके पास केवल गाय है, 15 ऐसे हैं जिनके पास भैंस है, और 15 ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। तो टोटल कितने हो गए, 15 15 30, और 45 कितना होते हैं, 75। तो हमारे हिसाब से 75 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई पशु अवश्य है। अब हमें बताना है कि कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, यानी कि जिनके पास कोई भी पशु नहीं है। अब 75 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई पशु है। टोटल कितने थे, 100। तो बाकी जो 25 बचे हैं वे ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय हैं और ना ही भैंस हैं। तो हमारे हिसाब से 25 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है, लेकिन ये हमारे हिसाब से, हमें उसके हिसाब से बताना है। ठीक है, अब उसके हिसाब से टोटल परिवार कितने थे, 104, और हमारे हिसाब से टोटल परिवार कितने थे, 100। तो हमारे 100 उसके 104 के बराबर है, तो हमारे 1 की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो है हमारे 100 के बराबर है, तो 100 से ही भाग कर दो तो हमारे 1 की वैल्यू आ जाएगी।
तो 1 की वैल्यू कितनी है 100 से भाग करते हैं इतनी आ जाती है। तो हमारा एक उसके इतने के बराबर है। हमें बताना है कि कितने परिवारों के पास ना तो गाय है और ना भैंस है। तो हमारे हिसाब से ऐसे कितने परिवार है 25। तो बस 25 की वैल्यू निकालो कि 25 की वैल्यू कितनी है। अब हमारे 1 की वैल्यू जब इतनी है तो हमारे 25 की वैल्यू कितनी होगी गुना 25। क्लियर है बात। 25 चौका 100 और 4 से हम काटेंगे 26। तो 26 परिवार इस गांव में ऐसे हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। अब हम क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में तथा 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण रहे हैं। तो केवल गणित में हमें इसमें बताना है। देखिए मान लीजिए टोटल जो विद्यार्थी है परीक्षा में वे 100 हैं। इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो है गणित और एक है अंग्रेजी, एक तो है मैथ और एक है इंग्लिश। इसमें से 35% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो इस बार जो हमने ये डायग्राम बनाए हैं ये फेल वाले बनाए हैं, ठीक है, ये फेल वाले डायग्राम है इसका मतलब। तो गणित में कितने परसेंट फेल है 35%। तो 100 का 35% कितना होता है 35। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जो गणित में फेल है। केवल गणित नहीं, गणित में बस, यानी कि टोटल है इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में फेल होंगे। 42% अंग्रेजी में फेल है। तो 42% कितना बैठता है इसका 42। तो 42 ऐसे है जो अंग्रेजी में फेल है। जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो 100 का 15% कितना होगा 15। तो 15 ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो जब दोनों में फेल है तो क्या हम उसे अलग रखेंगे? नहीं, इस बार हम उसको यहाँ पर रखेंगे क्योंकि ये भी फेल वाली लिस्ट है और ये भी फेल वाली लिस्ट है। तो ये जो बीच में आएगा ये दोनों में फेल वाले होंगे। तो दोनों में फेल कितने हैं 15, तो हम यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है बात। अब उसने हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास। ये लिस्ट दी है उसने फेल वालों की और पूछा हमसे पास वाले, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए हम पहले इन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। 35 ऐसे हैं जो गणित में फेल है, लेकिन इनमें से 15 ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल है। तो केवल गणित में फेल कितने हैं 35 में से 15 घटा देंगे तो बचे कितने 20। तो 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल है। क्लियर है बात। अब इंग्लिश में फेल कितने हैं 42, लेकिन इनमें से 15 ऐसे हैं जो मैथ में फेल है। तो केवल इंग्लिश में फेल कितने होंगे 42 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 27। तो 27 ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल है। बात समझ में आ रही है। अब हमें इसमें बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल गणित में उत्तीर्ण है, यानी कि पास है। तो केवल गणित में पास कौन से होंगे? केवल गणित में पास हमें बताना है। तो केवल गणित में पास कौन से हैं? क्या ये है? नहीं, क्योंकि ये 20 तो ऐसे हैं जो गणित में फेल है, जो केवल गणित में फेल है, लेकिन हमें बताना है केवल गणित में पास। तो केवल गणित में पास कौन से होंगे? 20 और 27 47 और 15 होते हैं 62। तो क्या 62 को हटाने के बाद जो बचेंगे वे केवल गणित में पास होंगे? नहीं, वे भी नहीं होंगे। अब एक छोटी सी बात समझिए आप। 2 सब्जेक्ट है, एक तो मैथ है और एक इंग्लिश है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये चीज समझनी अच्छे से। बस देखो, अगर कोई व्यक्ति केवल गणित में पास है, या हम ये बोलें कि अगर कोई व्यक्ति केवल गणित में फेल है, केवल गणित में 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, कोई व्यक्ति केवल गणित में फेल है, तो इसका मतलब क्या है? वो इंग्लिश में पास है। बात समझ में आ गई। या अगर हम ये बोले कि कोई व्यक्ति केवल गणित में केवल इंग्लिश में फेल है, सब्जेक्ट तो 2 है, लेकिन जो वो व्यक्ति है या वो छात्र है वो केवल इंग्लिश में फेल है, इसका मतलब वो गणित में पास होगा। यानी कि अगर हमें बताना है कि केवल गणित में पास, तो केवल गणित में वही पास होगा जो केवल इंग्लिश में फेल होगा। बात समझ में आ गई। तो
तो केवल इंग्लिश में फेल कौन से हैं? ये 27 है। ये ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास नहीं हो पाए हैं, इसका मतलब ये गणित में पास है। क्लियर है बात? तो आंसर क्या होगा इसका? 27। लेकिन ये 100 में से 27 है, तो परसेंटेज में भी कितना होगा ये? 27%। बात समझ में आ गई है? मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 11वें टाइप पे चलते हैं। 11वें टाइप में क्वेश्चन नंबर 69 है, एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 35% अंक चाहिए। न्यूनतम कितने परसेंट चाहिए? 35%। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई छात्र 35% से कम अंक प्राप्त करता है तो वो क्या होगा? फेल। और 35% से अगर ज़्यादा प्राप्त करता है या 35 प्राप्त करता है तो वो क्या होगा? पास हो जाएगा। अब एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर रहा है, इसमें अगर उसने 30% अंक प्राप्त करे हैं तो क्या वो पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पास होने के लिए तो न्यूनतम कंडीशन दी हुई है 35%। तो इसका मतलब क्या होगा? ये फेल। और कितने अंकों से फेल हो रहा है ये? 20 अंकों से फेल हो रहा है। 20 अंकों से फेल होने का मतलब क्या है कि जितने भी पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए थे उससे इसके 20 अंक कम है। अगर 20 अंक इसके कम हैं तो अगर हम इसे 20 अंक दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। और वो भी कौन से अंकों से पास होगा? भाई 20 किससे कम थे? न्यूनतम से। 20 हम देंगे तो न्यूनतम अंक ही तो बनेंगे उसके। तो अगर हम इसे 20 अंक दे दें तो ये क्या होंगे? न्यूनतम अंक। और न्यूनतम अंकों से फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इसके पास 30% अंक है, चाहिए कितने? 35%। तो अगर हम इसे 5% अंक दे देंगे तो अब भी क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि या तो आप इसे 5% अंक दे दो या फिर इसे 20 अंक दे दो, तो दोनों ही कंडीशन में ये पास हो जाएगा। और कैसे पास होगा? न्यूनतम अंकों से। बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये जो 20 अंक है ये 5% के बराबर है। तो 5% 20 अंकों के बराबर है, तो 1% कितने अंकों के बराबर होगा? आप ये निकाल लो। 5% 20 अंकों के बराबर, तो 1% कितने के बराबर होगा? 5 से भाग कर देंगे। 1% होता है इतने अंकों के बराबर। और हमें बताना क्या है? परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना है। कुल पूर्णांक क्या मतलब? टोटल अंक। तो टोटल अंक कितने हैं? 100%। तो 100% देख लो कितना बैठता है। जब 1% इतना है तो 100% कितना होगा? गुना 100। 5 से काटेंगे 4 बार, 4 गुना 100 कितने होते हैं? 400। तो पूर्णांक कितना है टोटल? 400 सॉरी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 240 अंक चाहिए। एक छात्र 200 अंक प्राप्त करता है तथा वह 4% अंकों से फेल हो जाता है। तो हमें बताना है कि अधिकतम अंक कितने हैं। न्यूनतम कितने अंक चाहिए? 240। देखिए पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। बस पहले वाले क्वेश्चन में न्यूनतम अंक जो है परसेंटेज में दिए थे और इसमें नॉर्मल संख्या में दिए हैं। क्लियर है बात? तो 240 अंक न्यूनतम अंक यहाँ पे चाहिए। अगर कोई छात्र 240 से कम अंक प्राप्त करेगा इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? फेल। और जो ज़्यादा प्राप्त करेगा वो उतने ही अंकों से पास हो जाएगा। क्लियर है बात? अब एक छात्र इसमें प्राप्त कर रहा है 200 अंक, तो क्या ये पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि पास होने के लिए तो 240 अंक चाहिए। तो कितने अंकों से फेल हो रहा है ये हो रहा है 4% अंकों से। इसका मतलब जितने पास होने के लिए अंक चाहिए थे ना उससे 4% इसके कम है। तो अगर हम इसे 4% अंक दे देंगे, क्योंकि कम है ना इसके पास 4%, तो हम 4% अंक इसे दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास हो जाएगा। और कौन से अंकों से पास होगा? न्यूनतम से, क्योंकि कंडीशन तो न्यूनतम से देखते हैं ना कि जितने अंक चाहिए तो उससे 4% कम है इसके पास, तो 4 दे देंगे तो न्यूनतम अंक बन जाएंगे इसके पास। और अगर अंकों की बात करें तो 240 न्यूनतम अंक चाहिए, तो 240 होने में इसके पास 40 की तो कमी है, तो अगर हम इसे 40 अंक दे देंगे तो भी पास हो जाएगा। और कौन से अंकों से होगा? न्यूनतम से, क्योंकि 240 हो जाएंगे। 240 कौन सी कंडीशन है? न्यूनतम वाली। यानी कि आप इसे या तो 4% अंक दे दो या 40 अंक दे दो। इसका मतलब 4% जो अंक है वो 40 अंकों के बराबर है। दोनों में से कोई भी चीज़ दे दोगे तो ये पास हो जाएगा, और वो भी न्यूनतम की कंडीशन से। क्लियर है बात? तो 4% 40 अंकों के बराबर है, तो 1% कितने अंकों के बराबर होगा? 4 से भाग कर दो,
तो 1% इतने अंकों के बराबर है। हमें बताना है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम अंक का मतलब कुल पूर्णांक, जो उसका पूर्णांक है वो कितना है। तो पूर्णांक कितने होता है 100%, तो 100% देख लो कितने के बराबर होगा। जब 1% इतना है तो 100% कितना होगा, इससे 100 गुना, तो गुना 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे 10 बार, 10 गुना 100 कितना होता है 1000। तो न्यूनतम कितने अंक चाहिए, मतलब कुल पूर्णांक कितना है 1000। परीक्षा का अधिकतम अंक कितने हैं 1000। बात समझ में आ रही है आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 26% अंक प्राप्त करता है तथा 20 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये जो लाइन है ये न्यूनतम वाली लाइन है, 33% होता है ना 10th-12th में कि 33% लाना बहुत ज़रूरी है 100 में से, तो ये 33 वाली वही लाइन है। अब मान लीजिए किसी छात्र के 28 अंक आ गए, उसे नंबर जो मिले हैं वो 28 मिले हैं, तो आप मुझे बताइए कि पास होगा कि फेल होगा। फेल हो जाएगा। कितने अंकों से फेल होगा भाई, 33 चाहिए थे 28 मिले हैं, तो कितने कम है 5 नंबर उसके पास कम है। इसका मतलब वो 5 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, 5 अंकों से वो फेल हो गया। तो अगर हम इसे 5 अंक और दे दें, ये 5 से फेल था, तो 5 हम इसे अगर अंक और दे दें तो 28 और 5 कितने हो जाएंगे 33। तो इसका मतलब ये पास हो जाएगा। और वो भी कौन सी कंडीशन से पास होगा, न्यूनतम वाली कंडीशन से। बात समझ में आ गई। यानी कि जितने भी इसके पास अंक कम थे उतने ही अंक आप इसे दे देंगे तो ये न्यूनतम अंकों से पास हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई छात्र 40 अंक प्राप्त करता है, तो आप मुझे बताइए कि पास होगा कि फेल होगा। ऑब्वियसली पास हो जाएगा। कितने अंकों से पास होगा भाई, 33 चाहिए थे 40 मिल गए, तो कितने ज्यादा है इसके पास 7। इसका मतलब 7 अंकों से ये पास हो रहा है, 7 अंकों से ये पास हो रहा है। यानी कि 7 अंक इसके पास ज्यादा है। तो अगर आप इसमें से 7 अंक घटा भी देंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। क्योंकि 40 में 7 घटाते कितने हो जाएंगे 33, और 33 पे अभी भी क्या है, ये पास है। कहने का मतलब ये है कि जितने अंकों से पास हो रहा है, अगर आप उसमें से इसमें से ये उतने ही अंक घटा देंगे तो ये न्यूनतम अंकों से पास हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो यही चीजें हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में कहा उसने, किसी परीक्षा में एक छात्र 26% अंक प्राप्त करता है। कितने प्राप्त करे उसने, 26%, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब जितने अंक चाहिए थे ना पास होने के लिए न्यूनतम, उससे इसके पास 20 अंक कम है। तो अगर हम इसे 20 अंक और दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और कौन से अंकों से पास होगा, न्यूनतम अंकों से, क्योंकि 20 से फेल हो रहा था तो वो न्यूनतम से तो देख रहे थे, तो हम इसे 20 दे देंगे तो न्यूनतम तक पहुंच जाएगा और ये पास हो जाएगा। तो ये जो पूरी कंडीशन है ये न्यूनतम अंकों की कंडीशन है। बात समझ में आ रही है आपको। आगे उसने क्या कहा, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। दूसरा छात्र प्राप्त करता है 32% और 10 अंकों से पास हो जाता है। ये 10 अंकों से पास हो रहा है। इसका मतलब जितने अंक चाहिए तो उसके पास उससे 10 अंक ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें से 10 अंक घटा भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, क्योंकि इसके पास 10 ज़्यादा थे। तो अब ये पास कौन से अंकों से होगा, न्यूनतम अंकों से। तो ये भी क्या है, न्यूनतम अंकों की कंडीशन है। अब देखिए, ये भी न्यूनतम अंकों की कंडीशन है और ये भी न्यूनतम अंकों की कंडीशन है, और दोनों के लिए एक ही परीक्षा है। इसका मतलब ये दोनों अंक क्या है, आपस में बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, इसे बराबर। एक बार बस इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम इसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ले लेंगे और जो नॉर्मल अंक है उसे नॉर्मल अंकों के साथ ले लेंगे। तो 26% को ये ज्यादा है, इसके पास लेके जाएंगे। 32 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6%। इसे हम इधर लेके गए, इसे हम इधर लेके चले जाएंगे। ये -10 है, इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे,
ये माइनस ना इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 6% अंक कितने अंकों के बराबर हो जाएंगे? 10 और 20 30 अंकों के। इसका मतलब 6% 30 अंकों के बराबर है। क्लियर है बात? तो 1% कितने अंकों के बराबर होगा? 6 से भाग कर देंगे, 6% के बराबर है ना ये 30, तो 1% कितना होगा? 6 से भाग कर देंगे, 1% होता है इतने अंकों के बराबर। हमें बताना है कि कुल पूर्णांक कितना है। कुल पूर्णांक यानी कि 100%। तो 100% कितना होगा? जब 1% इतना है तो 100% कितना होगा? गुना 100। 5 छंग 30 और 5 गुना 100 कितना होता है? 500। तो कुल पूर्णांक कितना है? 500 अंक। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? अब देखिए इसी चीज को हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए इसे आप ऐसा करने से अच्छा है आप क्वेश्चन में ही इस चीजों को समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए दोनों परसेंटेजों का अंतर करिए आप। कितना परसेंट बैठता है ये? दोनों का अंतर 6%। तो 6% कितने अंकों के बराबर होगा उस चीज को देखिए। यहां पर 20 अंकों से ये फेल हो रहा था और यहां पर 10 अंकों से ये पास हो रहा है। तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इन दोनों का भी आपको अंतर करना है। भाई ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक में फेल है एक में पास है, तो दोनों अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब आप इसका अंतर करेंगे ना तो 20 माइनस के 10, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, जब अंतर करेंगे तो ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। 20 माइनस माइनस प्लस 10। क्लियर है बात? तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 20 और 10 30, यानी कि 6% 30 अंकों के बराबर होगा। तो 1% कितने के बराबर होगा? 6 से भाग कर देंगे, 100% निकालेंगे, गुना 100। क्लियर है बात? वही 500 आएगा। तो अगर मान लीजिए एक में पास है और एक में फेल है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, और अगर दोनों में फेल है या दोनों में पास है तो आप इनका अंतर करिए। क्लियर है बात? अगर दोनों में पास होता यहां पर भी तो 20 में से 10 हम घटा देते तो ये 10 के बराबर हो जाता। क्लियर है बात? अब हम क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। इसमें कहा है गणित की एक परीक्षा में एक छात्र 33% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 38% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से पास हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में पास हो रहा है, तो अंक जो है वे घट जाएंगे, क्योंकि पहले वाले में भी पास है दूसरे वाले में पास है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पहले वाले में फेल होता दूसरे वाले में पास होता तो अंतर तो हम करते, लेकिन अंतर करते वक्त वे जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में अंतर करेंगे तो वे जुड़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, देखिए परसेंटेज का अंतर कितना है इसमें? 30% और 38%, तो 5% अंतर आ रहा है। तो 5% कितने अंकों के बराबर होगा? एक में 20 अंकों से पास हो रहा है और एक में 30 अंकों से पास हो रहा है। इसका मतलब 20 और 30 का अंतर कितना होता है? 10। तो इसका मतलब 5% 10 अंकों के बराबर है। तो 1% कितने अंकों के बराबर होगा? 5 से भाग कर देंगे, 1% होता है इतने अंकों के बराबर। अब हमें बताना है तो परीक्षा के अधिकतम अंक व आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम अंक यानी कि 100%, तो 100% देख लो कितना है। 1% जब इतना है तो 100% कितना होगा? गुना 100। 5 दूनी 10 और 100 गुना 2 200। तो 200 क्या है हमारे? अधिकतम अंक यानी कि पूर्णांक। क्लियर है? हमें बताना है आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। अब न्यूनतम अंक भी बताने। न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे? देखो 33% अंकों से, पहले वाली लाइन देखिए इसमें, एक छात्र जो है 33% अंक प्राप्त करने के बाद 20 अंकों से पास हो रहा है, यानी कि 33% जो भी अंक बैठेंगे ना हमारे, वे न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज्यादा है, तभी तो 20 अंकों से पास हो रहा है। तो पहले 33% अंक निकालो, इसका 33% निकालो कि इसका 33% कितना है। 2 जीरो हटाते ही 1% कितना आएगा? 2। तो 33%, 33 दूनी 66, तो 66 तो हो गए इसके 33%। ठीक है, ये हो गए 33% के बराबर। तो छात्र ने इसका मतलब इतने अंक प्राप्त करे थे और इतने प्राप्त करने के बाद वो 20 अंकों से पास हो रहा है। इसका मतलब ये जो है 20 अंक न्यूनतम कंडीशन से ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें से 20 अंक घटा देंगे ना तो क्या हो जाएगा? पास। तो कितना हो गया? कितना बैठता है ये? 46। तो भी क्या है? ये अब पास है। और कौन सी कंडीशन है ये? न्यूनतम वाली। तो न्यूनतम कितने अंक चाहिए?
46 अंक। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आगे बढ़ते हैं। 73वां क्वेश्चन आप खुद करके देख लेना। अब हम क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा वह 12 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करता है और वो 16 अंकों से पास हो जाता है। तो परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हैं? इस बार जो न्यूनतम अंक बताने हैं ना, वे परसेंटेज में बताने हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, दोनों परसेंटेज का अंतर देखिए कितना है, 28% और 35% का अंतर कितना बैठता है, 7%। तो 7% कितने अंकों के बराबर होगा? एक जगह वो फेल हो रहा है और एक जगह पास हो रहा है। इसका मतलब एक जगह प्लस में है और एक जगह माइनस में है। तो अगर एक प्लस है एक माइनस का है तो अंतर करते वक्त वे जुड़ जाते हैं। तो 12 और 16 कितना होते हैं, 28। इसका मतलब 7% 28 अंकों के बराबर है। अब हमें क्या बताना है, परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत अंक बताने, परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में अगर हमें बताना है तो देखिए पहले एक न्यूनतम वाली कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त करे थे और वो 12 अंकों से फेल हो रहा था। तो अगर हम इसे 12 अंक और दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और वो भी कौन से अंकों से पास होगा, न्यूनतम अंकों से। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना, ये न्यूनतम अंक वाली है। तो हमें क्या करना है, बस इसको परसेंटेज में चेंज करना है पूरे को। आप चाहो तो दूसरी वाली जो लाइन दी है ना, इसमें जो ये दी है, उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 35% अंक प्राप्त करके 16 अंकों से पास हो जाता है। तो आप चाहो तो उससे भी बना सकते हो कि 35% अंक प्राप्त करने के बाद 16 अंकों से पास हो रहा है। तो 16 अगर आप इसमें से घटा भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये पास। यानी कि ये भी क्या है, न्यूनतम वाली कंडीशन। तो आप चाहो तो इससे निकाल लो, आप चाहो तो इससे निकाल लो, किसी भी एक से निकाल लेना। क्लियर है? आपको क्या करना है, इस पूरे को परसेंटेज में चेंज करना है। अब देखिए ये तो पहले से परसेंटेज में है, बस आपको इसे परसेंटेज में चेंज करना है। यानी कि 12 अंकों को आपको परसेंटेज में चेंज करके 28% में जोड़ना है। तो टोटल क्या होगा, न्यूनतम प्रतिशत अंक बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो 12 अंक देख लो कितने परसेंट के बराबर है। 28 अंक हमारे 7% के बराबर है। तो एक अंक हमारे कितने परसेंट के बराबर होगा, 28 बराबर है ना 7% के। तो एक अंक कितने के बराबर होगा, 28 से भाग कर देंगे। तो एक अंक हमारे इतने परसेंट के बराबर है। हमें देखना है ये 12 अंक। तो 12 अंक कितने प्रतिशत अंकों के बराबर होगा। जब एक अंक इतने के बराबर है तो 12 अंक कितने के बराबर होगा, गुना 12। कैलकुलेशन यही कर दिया करो आप। 7 से काटेंगे 4 बार और 4 से काटेंगे 3 बार। इसका मतलब ये 3% अंकों के बराबर है। तो ये क्या होगा, 3%। इसके जगह हम 3% रख सकते हैं। तो न्यूनतम अंक कितने बैठते हैं, 28 और 3 कितना होता है, 31%। तो न्यूनतम 31% अंक चाहिए पास होने के लिए। बात समझ में आ गई? और जो नॉर्मल अंक है ये तो परसेंटेज में बता दिया मैंने आपको। नॉर्मल जो अंक है न्यूनतम पास होने के लिए वो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 40% अंकों से 15 अंक कम प्राप्त करता है। तो छात्र ने 40% अंकों से 15 अंक कम प्राप्त करे हैं। तो क्या हम इसमें से 15 अंक घटाएंगे, जोड़ेंगे इसमें, कि कम है तो जोड़ दो? नहीं, कम है तो घटाएंगे। क्योंकि इस वाले ये जो क्वेश्चन है ये पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। क्योंकि पहले वाले में फेल और पास के बारे में बताया जाता था। इन वाले क्वेश्चन में फेल और पास के बारे में नहीं बताया गया कि ये फेल है या पास है। इसमें बस नंबर बताएं कि इसे नंबर कितने मिले। बात समझ में आ रही है? तो कितने नंबर मिले हैं इसे, 40% अंकों से 15 अंक कम मिले हैं। तो इसमें से अगर आप 15 घटा देंगे तो इतने अंक मिले हैं पहले वाले स्टूडेंट को। उसी परीक्षा में दूसरा छात्र 50% अंकों से 12 अंक अधिक प्राप्त करता है। इसमें फेल और पास के बारे में नहीं बताया। तो 50% अंकों से दूसरे वाले ने 12 अंक अधिक प्राप्त करे हैं। यानी कि इसमें अगर आप 12 जोड़ देंगे तो इतने अंक प्राप्त करे हैं दूसरे वाले स्टूडेंट ने। यदि पहले छात्र के अंक दूसरे छात्र के अंकों से 47 कम है, इसके जो अंक है ना इससे 47 कम है, इसके अंक इससे कितने कम है, 47 अंक कम है, 47 अंक इसके कम है। तो हमें बताना है
यदि तो हमें बताना है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। अब आप एक बात समझिए, क्या हम इसे बराबर कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले अंक और ये वाले अंक इक्वल नहीं है, ये वाले इसकी तुलना में 47 कम है। तो अब हम इन दोनों को इक्वल किस तरह से कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझिए आप। अब एक छोटी सी बात समझिए, अगर मान लीजिए एक संख्या है 12 और एक संख्या है 10, तो ये जो संख्या है इसकी तुलना में कितनी ज़्यादा है? 2। ये इससे 2 ज़्यादा है, या हम ये बोल सकते हैं कि ये इससे 2 कम है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो ये संख्या 2 ज़्यादा है, तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहते हैं तो ये जितनी भी ज़्यादा है ना, इसमें से आप उतने ही घटा दो। 2 ज़्यादा है तो इसमें से 2 ही घटा दो, तो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाली संख्या इससे जितनी भी कम है, कितनी कम है? ये 2 कम है, तो अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो बराबर करने के लिए ये जितनी कम है या तो हम इसमें इतने जोड़ दें, या फिर ये जितना ज़्यादा है इसमें से इतना घटा दें, तो ये बराबर हो जाएगा दोनों ही कंडीशन में। अब इसी तरह से हम इन दोनों को बराबर करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखिए ये जो टोटल नंबर है इन नंबरों की तुलना में 47 कम है, तो अगर हम इसे 47 जोड़ देंगे इसमें तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। या फिर जब ये कम है तो ये 47 ज़्यादा होगा, तो अगर हम इसमें 47 घटा देंगे तब भी ये बराबर हो जाएगा। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन लगाए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये 47 कम है, तो हमने क्या करा, इसमें 47 जोड़ दिया, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये बराबर। अब हमें बस इनकी कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज वालों को एक साइड कर लेंगे और नॉर्मल अंकों को एक साइड कर लेंगे। 40 इधर जाके इसमें से घट जाएगा तो 10% बचेगा। 10% किसके बराबर होगा? 47 में से 15 घटाएंगे तो ये 32 बचेगा प्लस के, और ये प्लस के यहाँ पे 12 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। इसका मतलब ये 10% इन 20 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा? 10 से भाग कर देंगे। 1% होता है इतने अंकों के बराबर। हमें बताना है परीक्षा का कुल पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना होता है? 100%। तो 100% देख लो कितने के बराबर है। जब 1% इतने के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? गुना 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 100 दूनी 200, तो कुल पूर्णांक कितना है? 200 अंक। मुझे लगता है कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। 11 टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, जितने भी टाइप मैंने आपको कराए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। आप किसी भी किताब से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आप वहाँ से इनकी PDF डाउनलोड करके क्वेश्चनों की कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस वाले पे डाल सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन उसी चैनल पे मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए आप उस क्वेश्चन की वीडियो में सॉल्यूशन चाहते हैं तो हम वो भी आपके लिए कर देंगे। ठीक है, आज हम यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।